हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ शुद्ध वर्तनी के कुछ और नियमों के साथ। मैंने वर्तनी शुद्ध करने के नियमों के इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 बेसिक रूल्स 4 नियम बताए थे। उसी का भाग 2 यानी पार्ट 2 मैं आज लेकर आ रही हूँ आप सभी के पास कुछ और नियम, जिसे हम जानेंगे कि वर्तनी कैसे शुद्ध हो सकती है, या कह लीजिए कॉमन मिस्टेक जो अक्सर हम करते हैं। ये जानने के बाद वो गलती आप लोगों से या किसी से भी दोबारा नहीं होगी। तो जिन्होंने भी इसका पार्ट 1 जो वीडियो है वो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए आज हम कुछ और नियमों के बारे में जानते हैं जिससे हम अपनी वर्तनियों को शुद्ध कर सकते हैं और हिंदी की वर्तनी सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम देखिए क्या है कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ई हो उन्हें बहुवचन बनाते समय बड़ी ई को छोटी ई हो जाता है। ठीक है, बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है, कहने का मतलब है जैसे दवाई हम अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो बड़ी ई है वो छोटी ई बन जाएगी, दवाइयाँ। ठीक उसी प्रकार मिठाई, इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ई है और जैसे ही इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो ये बड़ी ई जो है वो छोटी ई में बदल जाएगी। बुराई, बुराइयाँ, यहाँ भी जो बड़ी ई है ये छोटी ई में बदल गई है। ठीक इसी प्रकार इसके मात्राओं में भी होगी। जैसे आप देख रहे हो बीमारी, इसमें क्या है, र में बड़ी की मात्रा है जो कि बहुवचन होने के बाद छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। जैसे कहानी, ये जो 9 में बड़ी की मात्रा है बहुवचन होने के बाद 9 में छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई हो और जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो छोटी ई में बदल जाएगी, चाहे वो बड़ी ई हो या फिर उसकी मात्रा हो, वो बहुवचन बनाने में छोटी ई की मात्रा में बदल जाएंगी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कक्षा में बताया है और आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो पहला नियम यही है कि बड़ी ई की मात्रा जो है वो बहुवचन बनाते समय छोटी की मात्रा में बदल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ हो उनका बहुवचन बनाते समय बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी ई का छोटी ई हो जाता है वैसे ही बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे वधू, वधू यानी दुल्हन होता है, तो वधू में यहाँ पे आप देख रहे हो बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ा ऊ की जो मात्रा है ये छोटे ऊ में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। जैसे भालू, यहाँ भी आप देख रहे हो लौ में बड़ा ऊ की मात्रा है जो कि बहुवचन बनाते समय छोटा ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार हिंदू, यहाँ भी जो बड़ा ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा में बदल गया है, हिंदुओं। तो बच्चों बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो बहुवचन बनाते समय छोटी ई में बदल जाती है, और ठीक उसी प्रकार बड़ा ऊ की जो मात्रा होती है वो बहुवचन बनाते समय छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती हैं। ये दोनों जो बेसिक रूल है ये आप याद रखोगे तो इसमें कभी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। आप देख सकते हैं जिन शब्दों के अंत में अ या आ हो उन शब्दों में ओकारांत करने पर अनुस्वार लगाया जाता है। ओकारांत मतलब ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, पुस्तक, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे पुस्तकों, है ना, तो सिर्फ अगर पुस्तकों लिखे विदाउट अनुस्वार, बिना अनुस्वार के अगर पुस्तकों लिखे तो वो गलत होगा, लेकिन सही कब होगा, जब हम इसमें अनुस्वार लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार लड़का का क्या होगा, लड़कों, तो इसमें हम क्या लगाए हैं, अनुस्वार, तभी ये सही बहुवचन कहलाएगा। अगर हम ये बिंदी नहीं लगाते हैं, ये अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो वो गलत होगा शब्द। देखिए क्या है नोट, यदि हम पुस्तकों लड़कों में अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो ये गलत होगा। यही जो मैंने आपसे पहले कहा कि जब भी किसी शब्द के अंत में अ या आ हो तो उसमें ओकारांत करने पर क्या होगा, अनुस्वार का लगाना अनिवार्य है, लगना
अनिवार्य है। अगर हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं पुस्तकों लड़कों, तो वो गलत माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। चौथा नियम है, जहाँ तालव्य श एवं दंत श, इसको तालव्य श कहते हैं, इसको दंत श कहते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जब एक साथ इन दोनों का प्रयोग हो, प्रयुक्त यानी प्रयोग, वहाँ तालव्य श पहले आएगा एवं श उसके बाद आएगा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे हम लोग लिखते हैं व्यंजन वर्ण, उसी फॉर्म में आएगा। जैसे पहले तालव्य श होता है, फिर दंत स होता है, फिर मूर्धन्य श होता है, उसी फॉर्म में उसका प्रयोग भी होगा। जब एक साथ हम इन सब का प्रयोग होगा, तो पहले तालव्य श होता है तो उसका ही प्रयोग होगा, फिर दंत स आता है तो फिर उसका प्रयोग होगा, फिर मूर्धन्य स आता है तो उसका प्रयोग होगा। जैसे आप देख लो अभी शासन, देखो ये स पहले आया है, ये स बाद में आया है, तो ये स्पेलिंग क्या है, राइट है। प्रशंसा, देखो इसमें भी ये स पहले ये बाद में। शासक, ये स पहले और ये स बाद में, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत कुछ। तो इसी प्रकार तालव्य श एवं मूर्धन्य श, इसको मूर्धन्य श कहते हैं, एक साथ आने पर पहले श आएगा फिर मूर्धन्य श आएगा, ठीक है। जैसे वर्ण व्यंजन वर्ण के अनुसार ही आएगा, क्रम के अनुसार, व्यंजन वर्ण क्रम के अनुसार ही आएगा। पहले तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत स। तो जैसे हो गया शोषण, देखो तालव्य श के बाद आया है ये मूर्धन्य श। शीर्षक मूर्धन्य श, श के बाद, फिर विशेष तालव्य श के बाद मूर्धन्य श, फिर वेशभूषा ये श, और फिर ये बाद में ये श। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि व्यंजन के क्रम के अनुसार ही इन शों का प्रयोग होता है। जब एक साथ इनका प्रयोग करने की बारी आती है, तो पहले तालव्य श होगा, फिर दंत स और फिर मूर्धन्य श का प्रयोग होगा, ठीक है बच्चों। अच्छे से इन नियमों को जानने के लिए आप वीडियो को बार बार देखें और पूरा देखें। इससे क्या होगा, ये आपके दिमाग में बस जाएगा। आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो, और एक बार ये आपको समझ में आ गया तो आप अपनी हिंदी के वर्तनी यानी स्पेलिंग में कभी गलती नहीं करोगे। अगला नियम है पांचवा नियम, जो है जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो, ठीक है, जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आशीर्वाद, ठीक है, जब हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो आशीर्वाद हमको लग रहा है कि श पे र होना चाहिए, ठीक है। तो श पे र होने चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले अक्षर पे लगाएंगे, क्योंकि जिस अक्षर पे ये र लगा होता है उसके पहले वाले पे लगा के हम लोग बोलते हैं। यही कहा गया है यहाँ पर कि जिस अक्षर के ऊपर लगा हो तो वो उस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है। तो जिस पे हमको चाहिए र, उसके बाद वाले पे हम लगाते हैं, ताकि हम जब बोले तो उस पे आए, ठीक है। देखो जैसे ये आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद जो मैं बोल रही हूँ वो वैसा ही है, ठीक, श पे र है, लेकिन चूंकि नियम क्या है कि जिस पे लगा होता है उसके पहले पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्शीवाद, ठीक है, जो कि गलत होगा। ठीक उसी प्रकार निर्माण में हमको नौ पे र चाहिए, इसलिए मैंने उसके बाद वाले अक्षर म पे लगाया, ठीक है, माँ पे लगाया, तो ये सही पढ़ेंगे निर्माण, तो ये राइट है। लेकिन अगर निर्माण में बोल रही हूँ जैसे नौ पे ही र लगा दिया, तो इसके पहले तो कोई अक्षर है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार इसमें समझो वर्ण, ठीक है, वर्ण हमको व पे र चाहिए, इसीलिए मैंने उसके बाद वाले अक्षर नौ पे लगाया, ठीक है। अगर हम वर्ण ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा। इसी प्रकार और भी बहुत कुछ। तो जिस पे हमको चाहिए र, हम उसके बाद वाले अक्षर पे लगाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे तो आपको ये रेफ लगाने में कभी भी गलती नहीं होगा, जो अक्सर बच्चे करते हैं, जो अक्सर ये कॉमन मिस्टेक है जो होता है। तो ये याद रखिएगा कि जिस पे हमको र चाहिए हम उसके बाद वाले वर्ण पे लगाएंगे, तभी वो सही उच्चारण होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर नियम पे। विराम चिन्हों, जैसे आप जानते होंगे विराम चिन्ह आप लोग पढ़े हैं कि किसी पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, जिसको कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इन चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर प्रयोग ना होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इन विराम चिन्हों को अगर आप गलत जगह पे लगाओगे तो फिर वाक्य पूरा का पूरा बदल जाता है। कैसे, आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे रोको कॉमा यानी कि अल्प विराम, मत जाने दो, इसका अर्थ हुआ कि कोई जा रहा है उसको रोक लीजिए, उसको नहीं जाने दीजिए, ठीक है। यही जब कॉमा है, यही जो अल्प विराम है, अगर हम मत के बाद लगाते हैं तो देखिए ये वाक्य कैसे बदल जाता है, रोको मत जाने दो। यहाँ क्या अर्थ हो गया कि जो कोई जा रहा है उसको नहीं रोको, उसको जाने दो, और पहले का अर्थ क्या था कि उसको रोक लो, नहीं जाने दो। तो एक अल्प विराम के प्रयोग से दोनों वाक्य में कितना अंतर हो गया आप देख सकते हैं।
सो आपको देखना है कि वाक्य में प्रसंग और स्थिति के अनुसार ठहराव है या नहीं। कहने का अर्थ ये है कि आपको देखना है कि वाक्य पे निर्भर करता है, वहाँ की स्थिति पे निर्भर करता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, किस बारे में आप बता रहे हो, उस पे ये डिपेंड करता है कि विराम चिन्ह कहाँ होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे सामने एग्जाम्पल में देखा कि एक ही वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग करने पे वाक्य का अर्थ टोटली बदल गया। ठीक है, तो बच्चों इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 नियम बताए थे और इस वीडियो में मैंने आपको 6 नियम बताए, यानी टोटल हो गए 10 नियम। इन 10 नियमों, ये जो 10 नियम है, नियम तो बहुत है वर्तनी के, लेकिन ये जो 10 नियम मैंने आप लोगों को बताया है ये कॉमन है, बेसिक है। इतना जानने से ही, फिलहाल इतना जानने से आप जो बराबर जो एकदम साधारण सा जो गलती होते रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है कि अरे मैंने तो सही लिखा है पर इसमें क्या गलती हो गया। तो एक अनुस्वार का गलती, एक मात्रा का गलती ही बहुत होता है नंबर काटने के लिए। तो आप ऐसा मौका नहीं दीजिए अपने शिक्षक को, और अच्छे से ये वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और समझ में आ गया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको नियम ये समझ में आए या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये, जिनको ज़रूरत है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ ये शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कुछ और नए पाठ के साथ या कुछ और नई जानकारी के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय एवरीवन।